परिवार के सदस्य सुखी एवं संपन्न रहते हैं तथा विकास के उत्तरोत्तर सीढ़ियों को चढ़ पाने में सफल होते हैं, परंतु यह भी संभव नहीं है कि एक छोटे से प्लाट में भवन निर्माण वास्तुविद के अनुसार बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं तो भवन निर्माता को समझौता करना ही पड़ता है। एक आदर्श मकान की योजना बनाते समय कई सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है या चाहिए हमें। सबसे पहला है लागत, आर्थिक व्यय। लागत या आर्थिक व्यय, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। भवन निर्माण में धन का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना धन के कोई कुछ नहीं कर सकता है। मकान बनवाने में कितना खर्चा आएगा, इसकी जानकारी भवन निर्माता को होनी चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार करके सामर्थ्य के अनुकूल ही भवन निर्माण करवाना चाहिए, उस पर व्यय करना चाहिए बिना सोचे समझे। यदि मकान बनवाने में अधिक खर्च कर दिया जाता है तब परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए बालकों की शिक्षा, दीक्षा, शादी विवाह, सामाजिक रीति रिवाजों आदि को कार्यों को संपन्न करने में आर्थिक तंगी को झेलना पड़ता है। साथ ही गृह योजना को भी कल्पना एवं नक्शानुसार चलाने में मूर्त प्रदान नहीं किया जा सकता है। उनमें भी बड़ी दिक्कतें आती है अगर हम बिना सोचे समझे अधिक व्यय कर देते हैं तो। मकान बनवाने वाले अनुभवी व्यक्तियों के अनुसार मकान निर्माण पर किसी व्यक्ति के जीवन भर की आय के चौथाई भाग से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए तथा भवन निर्माण करते समय कुल लागत का 20 से 30% धनराशि उसके पास नगद होनी चाहिए, तभी मकान बन पाता है। ये नहीं है कि उसके पास एक रुपया भी नहीं है और वो मकान बनवाने की सोच ले। तो उसके पास कम से कम जितनी उसकी लागत है उसकी लागत का 20 से 30% उसके पास एडवांस होना चाहिए, तब जाकर उसको मकान स्टार्ट करवानी चाहिए। बड़े शहरों में मध्यम प्रकार के मकान बनवाने पर मकान बनवाने का व्यय 400 से 450 रुपये प्रति वर्ग फीट आता है। यदि कोई व्यक्ति 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल का निर्माण करवाना चाहता है तो उसे 2 से 3,80,000 रुपये तक का व्यय आता है। 2 लाख से 3,80,000 तक का उसका व्यय आता है। अतः गृह योजना बनाते समय संपूर्ण सिद्धांत को मस्तिष्क में अवश्य ही रखना चाहिए। धन का अधिक ध्यान रखना चाहिए। अभिव्यंजकता अगला है अभिव्यंजकता। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व होता है। उसके अपने काम करने एवं सोचने का तरीका अलग होता है, ढंग अलग होता है। इसलिए मकान का डिजाइन बनवाने से पहले परिवार की आवश्यकताओं, उनके विचारों, उनकी रुचियां एवं इच्छाओं का ज्ञान उसे होना चाहिए। उनके साथ मिल बैठकर विचार विमर्श करके भवन निर्माण की निश्चित योजना एवं रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तत्पश्चात उसके आधार पर मकान की योजना बनानी चाहिए। इस प्रकार मकान की योजना ऐसी हो जिसमें एक आदर्श मकान की समस्त विशेषताएं यथा जैसे कि उचित वेंटिलेशन हो, रोशनी, बिजली, पानी, दिशा विन्यास, मितव्ययता, सुंदरता, सामूहिकरण आदि का समावेश हो, ऐसा मकान बनवाना चाहिए। उसमें रहने वाले लोगों को अपनी कला प्रदर्शन करने का मौका मिले, इस प्रकार का मकान उसको बनवाना चाहिए। कार्यात्मकता अगला है कार्यात्मकता।
मकान का मुख्य काम है परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना। पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मकान में विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जैसे वस्त्र पहनना, भोजन बनाना, भोजन परोसना, भोजन खाना, स्नान करना, वस्त्र धोना, विश्राम करना, मनोरंजन करना, अध्ययन करना, बातचीत करना अपनों के साथ बैठकर आदि कार्य किए जाते हैं। अतः भवन निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि पारिवारिक आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों की पूर्ति उसके अंदर हो सकती है या नहीं, और उनकी जो पूर्ति है वो सहजता से और सरलता से हो सके, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। गोपनीयता, एकांतता को कोई भी प्रभावित न कर सके। परिवार के सदस्य निर्बाध रूप से बेरोक टोक अपना अपना काम कर सके। तो ये क्या है, ऐसा होना चाहिए। परिवार के सदस्यों के अनुरूप मकान की योजना तैयार करवानी चाहिए। बड़ा परिवार एवं संयुक्त परिवार के लिए बड़े मकान की आवश्यकता होती है। एकांकी या छोटा जो परिवार होता है उसके लिए छोटे मकान की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ हमें बड़े कमरों की आवश्यकता होती है, बड़े कमरे, खुले स्थान इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखनी चाहिए। परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के अनुरूप गृह निर्माण करवाना चाहिए। व्यवसाय, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के प्रकार आदि कारक निर्माण को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक परिवार को रहने के लिए एक जैसे मकान की जरूरत नहीं पड़ती है, सभी के लिए अलग अलग मकान की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, वकील, बढ़ई, शिक्षक, धोबी, किसान, मजदूर आदि को अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार उसे मकान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर को रोगी के देखने के लिए, एक शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए पृथक कमरे की ज़रूरत होती है, डॉक्टर को पृथक कमरे की ज़रूरत होती है। किसान के लिए एक बड़े कमरे की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो अपने कृषि से संबंधित उपकरणों को रख सके। इसी तरह लुहार, सुनार, दुकानदार आदि को भी अपनी एक विशेष प्रकार के कमरे की आवश्यकता होती है। तो ये व्यवसाय के अनुसार कमरों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। अगला है सुंदरता। सुंदरता होनी चाहिए। मकान में सुंदरता का भी अपना ही एक अलग स्थान होता है। ब्यूटी, मानव न केवल सुरक्षा एवं पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मकान बनवाता है, बल्कि ये भी देखता है। आज के समय में आप देखते हो कि स्पेशली सुंदरता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और सुंदरता के लिए पहले के कंपैरिजन में आज वह अधिक होने लग गया है। उसमें चाहे फॉल सीलिंग की बात हो या फर्श की बात हो, टाइल्स की बात हो, दीवार पे पेंट की बात हो, तो इस प्रकार से क्या है, इन चीज़ों को मकान में सुंदर बनवाने के लिए उपयोग किया जाता है। मकान सुंदर एवं कलात्मक बने इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, परंतु यदि कदापि नहीं भूलना चाहिए कि सुंदरता के चाह में मकान की उपयोगिता पर भी ध्यान देना चाहिए। मकान की डिज़ाइन इस तरह की होनी चाहिए जिससे साफ सफाई आसानी से, सरलता से किया जा सके। अगला है गोपनीयता, प्राइवेसी। गोपनीयता, प्राइवेसी। यद्यपि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहना अधिक पसंद करता है, परंतु दिन भर काम करने के बाद कुछ समय वह एकांत में व्यतीत करना चाहता है, ताकि वह अपनी थकान को मिटा सके, विश्राम कर सके एवं चुस्ती फुर्ती प्राप्त करके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भावी योजना तैयार कर सके। एकांतता में शांति, मानसिक तृप्ति एवं आंतरिक शक्ति मिलती है। चिंतन करने, अध्ययन करने, सोचने, पूजा पाठ करने आदि के लिए एकांत का होना जरूरी होता है। एकांतता दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की एकांतता होती है, एक बाहरी एकांतता और दूसरी होती है आंतरिक एकांतता। बाहरी जो एकांतता है
वो बाह्य से आश्रय है, आश्रय क्या है? बाह्य। बाह्य जो एकांता है उससे क्या आश्रय है? वह आवास जो हमें बाह्य जगत से अलग रखे और जब चाहा तब बाह्य जगत में घुल मिल भी सके, जैसे पार्क है, बगीचा है, पास की चौड़ी सड़क है, गली आदि हमारी एकांता को भंग करते हैं। अतः घर के चारों ओर दीवार या बाड़ बनाकर बाह्य जगत से एकांता प्राप्त की जाती है। ऐसा करने से शोरगुल कम हो जाता है और तथा कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मकान के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। बाहरी दरवाजे, खिड़कियां भी बाह्य जगत में एकांता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो बाह्य एकांता की बात थी। फिर आती है आंतरिक एकांता। आंतरिक एकांता से तात्पर्य विभिन्न कमरों को परस्पर तथा प्रवेश द्वार से अलग रखना। कमरों की व्यवस्था में समूहीकरण होना अति आवश्यक है। इसके लिए अधिक सावधानी पूर्वक आयोजन किया जाना चाहिए। आंतरिक एकांता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे एक लोबी या गलियारे का प्रावधान करके मकान में एक लोबी या गलियारा बना देने से प्रत्येक कक्ष में आने जाने के लिए स्वतंत्र मार्ग मिल जाता है। अतः प्रत्येक कक्ष की एकांता बनी रहे और एक दूसरे कमरे में जाने के लिए कमरे के अंदर से न जाकर गैलरी से होकर जाना पड़े। तो ये है कि ये ना हो कि गैलरी ना बनाकर कमरों के अंदर से आवागमन कर देते, तो बहुत बार ये दिक्कतें आती है कि बार बार उस कमरे से जाना पड़ता है। उचित समूहीकरण। कमरों के समूहीकरण से तात्पर्य है विभिन्न कमरों का पारस्परिक संबंध। कमरों को उचित ढंग से पारस्परिक संबंधित करने से एकांत प्राप्त होता है। कमरों का सामूहिकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक भाग आपस में परस्पर इस प्रकार से जुड़े रहें कि कार्य करने में सुगमता और आसानी हो। जैसे किचन है और डाइनिंग टेबल जहाँ पर रखी होती है, डाइनिंग हॉल है, वहाँ पर स्पेस कम होना चाहिए आने जाने के लिए, क्योंकि गृहिणी को बार बार आना जाना पड़ता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर के लिए बैठक से जाना पड़े तो ये गलत असुविधाजनक होता है, इससे एकांता भंग होती है। इसी तरह शयन कक्ष हेतु अध्ययन कक्ष से होकर गुजरना पड़े तो यह भी गलत है। शयन कक्ष एवं अध्ययन कक्ष में एकांता अनिवार्य है। आज के बदलते फैशन में रसोई घर के अग्रभाग एवं बैठक कक्ष के बगल में बनाई जाने लगी, क्योंकि गृहिणी का अधिकांश समय रसोई घर कार्यों में व्यतीत होता है। उसे रसोई घर में ही आगंतुकों के बारे में जानकारी मिल जाती है, बार बार खाना पकड़ाना पड़ता है, चाय पानी देना पड़ता है, तो उसके लिए उसे दिक्कत ना हो। तो आजकल ये फैसिलिटी ट्रेडिशनल जो नए पैटर्न में जो घर बनने लगे उनमें ये सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। अब है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता इसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती, इसमें परिवर्तन आता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य है। परिवर्तन मनुष्य के जीवन में आता ही रहता है, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का, इसीलिए हमें सभी को ये स्वीकारना पड़ता है। कल तक जो एक छोटा सा बालक था, माँ की गोदी में चिपक कर सोता था, पिता की उंगली थाम कर चलता था, आज वह समय के साथ बड़ा युवा बन जाता है और अपनी जिम्मेदारियों की बखूबी निभाने लग जाता है। परिवार बढ़ने लगता है तो परिवार के क्रियाकलापों में वृद्धि होने लग जाती है। तो इसके लिए ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न कक्षों में परिवर्तनशीलता एवं नमनीयता अपनाई जाए ताकि उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। इसके लिए शयन कक्ष में अध्ययन कक्ष का समावेश,
बैठक कक्ष में किशोरों के लिए शयन कक्ष का समावेश कर दिया जाता है। अतिथि कक्ष की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कक्ष को बदलने की नम्यता भवन में रहना अति आवश्यक होना चाहिए। जन्मदिन हो, पार्टी हो, शादी विवाह तथा अन्य अवसरों पर, उत्सवों पर यह परिवर्तनशीलता लाभदायक होती है, क्योंकि जब भी हमारे घरों में बड़े फंक्शंस वगैरह होते हैं तो हमें ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारे मकान में होनी चाहिए कि हम उसमें उसको एडजस्ट कर सकें। अगला है हमारा इसके अंदर सिद्धांत है जो बृहदता, रूमीनेस। बृहदता यानी रूमीनेस, बृहदता का मतलब क्या है? इसका अर्थ है मकान में उपलब्ध स्थान का सर्वाधिक उपयोग। मकान में उपलब्ध स्थान का सर्वाधिक उपयोग। साने के शब्दों में साने ने क्या कहा है? कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे बृहदता कहते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो बृहदता कहलाता है। बृहदता का उद्देश्य क्या होता है कि जगह की अधिकाधिक बचत कर उसका उपयोग करना। हमारे पास जितना स्पेस है उसको अधिक से अधिक प्रयोग करना, साथ ही यह आभास भी प्रदान करना कि जगह कम नहीं है, कमरे छोटे नहीं हैं, तो इस चीज़ का आभास भी करवाना पड़ता है। घर में स्थान का खुलापन होने से साफ सुथरा दिखता है मकान और सुंदर भी लगता है और बड़ा बड़ा दिखता है। इसके अंतर्गत मकान में उपलब्ध प्रत्येक कमरे या गैलरी का अधिकाधिक उपयोग करना होता है। तो इसके लिए एक कुशल वास्तुविद के अनुसार इसे कई शब्दों में कहा गया है, जैसे कि दीवारों में अलमीरा, वार्डरोब, कपबोर्ड, टांड आदि देकर हम कमरे को बड़ा दिखा सकते हैं और कमरों की दीवारों पर हल्के ठंडे रंगों का प्रयोग करने से कमरा जो है वो बड़ा दिखता है। बरामदे, गैलरी या लॉबी में दर्पण का प्रयोग करने से कमरा बड़ा दिखता है। इससे कमरे के आकार में बृहदता का आभास होता है। अगला है कमरों का समूहीकरण। कमरों का समूहीकरण। समूहीकरण से तात्पर्य है विभिन्न कमरों का पारस्परिक संबंध। समूहीकरण का क्या मतलब है? विभिन्न कमरों का पारस्परिक संबंध। यदि गृह निर्माण योजना में समूहीकरण पर सूझबूझ के साथ विचार किया जाता है तो आवास असुविधाजनक हो जाता है। परिवार के सदस्यों को एक कमरे से दूसरे में जाना पड़ता है, अतः कमरों में आपस में पारस्परिक संबंध होना जरूरी होता है। घर में मुख्यतः 3 समूह क्षेत्र होते हैं, वह इन्हें एक दूसरे से संबंधित करना एक उत्तम आवास का मुख्य उद्देश्य होता है। ये तीनों समूह क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? अतिथि क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और एकांत क्षेत्र। अतिथि क्षेत्र बैठक, भोजन कक्ष, बाहरी बरामदा, बगीचा। यदि बरामदा बैठक की अपेक्षा शयन कक्ष में खुलता है तो वह असुविधाजनक हो जाता है, अतः बरामदा एवं बैठक कक्ष का समूहीकरण करना चाहिए। कार्य क्षेत्र यानी वर्किंग जो एरिया होता है, रसोई घर, भंडार गृह, चौक, बरामदा, ये सभी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एकांत क्षेत्र अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष और स्नान गृह इत्यादि एकांत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त जो तीनों क्षेत्र हैं उनमें पारस्परिक संबंध होना चाहिए, साथ ही पृथक भी। आदर्श व्यवस्था वह होती है जिसमें रसोई घर, शयन कक्ष, स्नान गृह तथा शौचालय तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र मार्ग हो तथा इन स्थानों पर जाने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे से होकर गुजरना ना पड़े, तो इसलिए वो इस प्रकार से इनका समूहीकरण किया जाना चाहिए। अगला है फर्नीचर व्यवस्था।
फर्नीचर व्यवस्था है। मकान का नक्शा बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि फर्नीचर किस कमरे में कहाँ पर रखी जानी है। उसी के मुताबिक दरवाजे एवं खिड़कियों की स्थिति निर्धारित की जानी चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आने जाने का रास्ता, इसमें और क्या है, फर्नीचर का चयन काफी सोच समझकर किया जाना चाहिए। यदि कमरे छोटे हैं तो छोटे फर्नीचर का प्रयोग करना चाहिए, और यदि कमरे बड़े हैं तो वहां पर बड़े फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए। ये ना हो कि कमरे छोटे और फर्नीचर बड़ा है तो उसको अंदर रखने में, बाहर निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, फिर उसके बाद उसमें एडजस्ट करने में भी बड़ी दिक्कत होती है, उसमें घूमने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने जाने का रास्ता, आने जाने का रास्ता, भवन निर्माण की योजना बनाते समय इस सिद्धांत को मस्तिष्क में रखना अति आवश्यक होता है। कमरों में स्वतंत्र रूप से आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। अभी बताया है कि किसी इसमें घर में हमें शयन कक्ष में स्टडी जो कक्ष होता है, उस स्टडी रूम जो होता है उसके अंदर हमें प्राइवेसी की आवश्यकता होती है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें से बार बार आवागमन ना हो, उनकी प्राइवेसी भंग ना हो, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। भवन का बाह्य रूप, भवन के बाह्य रूप से तात्पर्य मकान बाहर से देखने में कैसा लगता है। आजकल आप देखते हैं कि एक तरह से होड़ लगी हुई है कि बाहर से मकान देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सभी का यही फोकस होता है। मकान की बाहरी बनावट किस तरह की है, मकान से बाहर से मकान के डिज़ाइन, खिड़की दरवाजों की डिज़ाइन एवं स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए कि देखने वाले का मन प्रसन्नता से खिल उठे। इस दृष्टिकोण से मकान सुंदर, आकर्षक, कलात्मक एवं अलौकिक सौंदर्य प्रदान करने वाला होना चाहिए। इनमें दर्शक को अपनी ओर खींचने की अद्भुत क्षमता एवं विलक्षण गुण होना चाहिए। तो इसी प्रकार से उपरोक्त जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर एक आदर्श मकान का निर्माण किया जाना चाहिए। गृह निर्माण करते समय, योजना बनाते समय जो प्रबंधक है उसको अच्छी तरह से इन चीज़ों को दिमाग में बिठा लेना चाहिए, और आवास में उसे ही अधिक सुख, शांति, संतोष और तृप्ति महसूस होगी जब ये सारी चीज़ें उसके अंदर मकान को बनवाते समय माइंड में या दिमाग में ध्यान रखकर इन चीज़ों को बनाया जाता है। तो ये थे हमारे मकान को बनवाने के लिए, मकान का निर्माण करवाते समय इन सिद्धांतों पर हमें काम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।